So dear students, you are studying about the influencing factors of climate. And under this, you have studied about pressure and wind. Pressure and wind. In pressure and wind, you studied about the alternate low pressure and high pressure belt of the globe. And then the direction of the wind, right? And this is the first topic of pressure and wind, pressure and surface wind. Do you remember? What are the alternate pressure belts? Name them. Start from equator. Who will answer? Say equatorial low pressure belt. है ना पहला इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. दूसरा क्या है बोलो? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. और थर्ड क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. और लास्ट में क्या है? पोल्स के अराउंड पोलर हाई प्रेशर. हाँ, अब इसको रिपीट करो. स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर. व्हाट इज द फर्स्ट प्रेशर बेल्ट ऑफ एयर? इक्वेटर के पास कौन सा प्रेशर बेल्ट है? जल्दी बोलो. नहीं, इक्वेटर से स्टार्ट करो. मैम इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, हाई प्रेशर. हाँ, एंड लास्ट में पोलर हाई प्रेशर. ठीक है ना? ये अल्टरनेट प्रेशर बेल्ट है पूरे ग्लोब का, है ना, जो कि परमानेंट है. हाँ, और इसके वजह से विंड का डायरेक्शन है जिसको सरफेस विंड कहते हैं. सरफेस विंड मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ हाइट तक ये विंड चला करती है, जिसको सरफेस विंड इसलिए नाम रखा गया है. ठीक है. तो सरफेस विंड के ब्लो करने का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, wind blows from subtropical high pressure to equatorial low pressure. समझ गए ना? सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर है तो वहां से विंड कहाँ की तरफ जाएगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाएगी. ठीक है ना? अब ऐसे ही मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर बेल्ट जैसा है उसी के अकॉर्डिंग विंड डायरेक्शन होता है. पूरे ग्लोब में देखोगे तो फिर यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से अगर और नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है. तो सब पोलर लो की तरफ भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड जाती है. तो ये सब देखने के लिए वो जो डायग्राम तुमको हम दिए थे, अल्टरनेट प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम का डायग्राम दिए थे, उसको बहुत ध्यान से देख लो एक बार फिर से. और एटलस में भी ये प्रेशर बेल्ट और परमानेंट विंड का डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम तुमको पिछले क्लास में दिया गया था. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट हो गया, प्रेशर एंड सरफेस विंड. दूसरा क्या है? अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन, ये नाम से ही क्लियर है कि ये सरफेस विंड नहीं है. ये क्या है? बहुत हायर अल्टीट्यूड में चलने वाली विंड है जिसका नाम है अपर एयर सर्कुलेशन. तो बाद में इसका डिटेल पढ़ेंगे. और इसके बाद क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर. प्रेशर एंड विंड में ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं. तो पहले ही के और डिटेल में आगे बढ़ें. यहाँ आ जाओ. आर यू सीइंग पेज नंबर 27? गिव रिस्पॉन्स. आर यू सीइंग पेज नंबर 27? Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम, हो रहा है. हाँ, तो ठीक है. और अगर इसमें देखने में दिक्कत है तो अपनी किताब भी सामने रखो, पेज नंबर 27 है ना. यहाँ से देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसी के डिटेल में अभी हम लोग हैं. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है बताओ? अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड. नदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री लैटिट्यूड और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन सा प्रेशर बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट.
तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी कहते हैं। याद है ना, पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको भूलना नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ तक ब्लो करता है बताओ? फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। उस विंड को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहेंगे, या फिर तुम उसका नाम भी है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और यही विंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा जाता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अभी इसका डायग्राम हम दिखाएंगे कॉरियोलिस फोर्स समझाने में। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to Coriolis force. पेंसिल है तुम्हारे पास, इसको अंडरलाइन करो। यहाँ Coriolis force आज पढ़ना है। What is Coriolis force of the earth? And move on towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. Let us see. So you first, इसी के डिटेल में आ जाते हैं। अच्छे से ध्यान से देखो समझने के लिए। ये डायग्राम दिख रहा है, समझना है। दिस इज अबाउट कॉरियोलिस फोर्स। इस डायग्राम का हेडिंग क्या है? कॉरियोलिस फोर्स, है ना, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस फोर्स क्या है? कॉरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। एक क्वेश्चन लिखो तो, व्हाट इज कॉरियोलिस फोर्स? Are you writing? Ligo, it is an apparent force caused by, it is an apparent force caused by Earth's rotation. Repeat. Are you seeing? क्या लिखे बोलो? It is an apparent force caused by Earth. हाँ, it is an apparent force caused by Earth rotation. After full stop, एक और लाइन ऐड करो। The Earth rotates from west to east. The Earth rotates or spins from west to east. The Coriolis force is responsible for the Coriolis force is responsible for the Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in northern hemisphere, deflecting winds towards the right in northern hemisphere and towards the left in southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. This is
also known as Farrell's law. पेज नंबर 28 में ये बॉक्स में भी लिखा हुआ है. रिपीट करो आंसर. It is an apparent force caused by the Earth's rotation. The Earth rotates from west to east. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. F-E-R-R-E-L-S apostrophe L-S. Farrell's, F-E-R-R-E-L-S. Farrell's law. फेरेल्स लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि फेरेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, कोरियोलिस फोर्स के. अर्थ के कोरियोलिस फोर्स को सबसे पहले किसने बताया था? फेरेल्स ने बताया था. फेरेल, इसीलिए फेरेल इसको क्या कहते हैं? फेरेल्स लॉ कहते हैं. ठीक है, अब यही डायग्राम तुम समझो. ये क्या है? 30 डिग्री के अराउंड. सब मैप में इसमें डायग्राम में देखते चलो. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये 30 डिग्री. ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इस बेल्ट का नाम है. और 0 डिग्री के अराउंड क्या है? इक्वाटोरियल लो प्रेशर. और सदर्न हेमिस्फीयर में फिर वही चीज है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. डायग्राम इज क्लियर? आर यू सीइंग द डायग्राम? तो देखो, अर्थ का स्पिन करने का डायरेक्शन क्या है? इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ये एक स्फीयर की तरह जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है. तो ऐसे हाल में क्या होता है कि जब विंड इस हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलती है, देख रहे हो विंड के चलने का डायरेक्शन. द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर. बट व्हाट हैपेंस? द विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट. देखो आर लिखा हुआ है ना. विंड ऐसे सीधे यहाँ नहीं पहुंच पाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे नहीं पहुंच पाती है, उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है, राइट की तरफ मुड़ जाती है. और इसी विंड को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं. समझ गए? और सदर्न हेमिस्फीयर में भी वही बात होती है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ चलती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होती है, लेकिन वो सीधा नहीं पहुंच पाती, तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है. तो कोरियोलिस फोर्स में क्या जानना है कि विंड अपनी दाहिनी ओर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा अपनी दाहिनी ओर डिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हवा अपनी बाईं ओर मतलब लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है. सो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है ना? अर्थ के कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है ऐसा. क्यों? तुम इमेजिन करो कि अर्थ जो है वो स्पिन कर रहा है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर. तो जो हवा ऐसे स्ट्रेट चलना शुरू होती है, वो जब तक यहाँ तक पहुँचती तब तक ये एक प्लेस आगे बढ़ चुका होता है. हाँ, स्पिन होने की वजह से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन होने की वजह से ये प्लेस आगे बढ़ चुका होता है, इसलिए विंड ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती है. तो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड. द विंड डिफ्लेक्ट्स towards its right in northern hemisphere and towards its left in southern hemisphere, and this is known as Coriolis force of the earth. The deflection of wind is caused due to Coriolis force of the earth. समझ गए अच्छी तरह से? तो पहली बात इसमें हम क्या जाने कि विंड हमेशा किस तरफ जाती है? किसी भी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने का काम वो सीधे करती है, लेकिन सीधी नहीं पहुंच पाती है, उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो इसी डिफ्लेक्शन ऑफ विंड को कहते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. ठीक है ना? तो इस सारे विंड से, इसको देखो, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. तो इंडियन क्लाइमेट ना इन्हीं दो विंड से बहुत अच्छी तरह से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. और ये सब परमानेंट विंड है जो सालों भर चला करती है एक ही तरह से, एक ही डायरेक्शन में पूरे
मतलब थ्रू आउट द ईयर दे ब्लो फ्रॉम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वाटोरियल low pressure, does not go straight. It is deflected towards its right in northern hemisphere and towards its left in southern hemisphere. This is due to the apparent force of the earth. Apparent force means the earth is spinning from west to east. So this spinning movement is also known as rotation of the earth. So due to rotational movement, this deflection takes place. In northern hemisphere, the wind is deflected towards right, and in southern hemisphere, it is deflected towards left. So this is all about the deflection of wind. Have you seen this diagram clearly? Any question from this? तो सबसे पहले प्रेशर बेल्ट में क्या बोलोगे? दिस इज इक्वाटोरियल लो प्रेशर 0 डिग्री के आसपास। फिर 30 डिग्री के अराउंड क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दोनों हेमिस्फीयर में। और फिर यहाँ 60 डिग्री पे अगर चले आए तो क्या मिलेगा? सब पोलर लो प्रेशर। और एकदम लास्ट में 90 डिग्री के पास चले जाए तो क्या मिलेगा? पोलर हाई प्रेशर। तुम लोग को ये डायग्राम दिख रहा है ना? New share. Are you seeing this? Amrit Gautam, speak up. Anish Kumar, you are not listening. Yes, ma'am. हाँ. And are you Yes, seeing? ma'am. डायग्राम भी दिख रहा है? मैम कॉरियोलिस फोर्स Yes, वाला ma'am. दिख रहा है। हाँ, कॉरियोलिस फोर्स ही दिखा रहे हैं। हाँ, यस मैम। ठीक है ना? तो ये कॉरियोलिस फोर्स बताने के दौरान एक बात और भी बताना है इसमें कि इंडिया जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड के इन्फ्लुएंस में है। इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? देखो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब यहाँ से लेकर के करीब करीब यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंस। तो कहने का मतलब क्या? इंडिया इज कंप्लीटली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और इस रीजन में लैंड ज्यादा है, लैंड ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के रास्ते में लैंड ज्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। सो बेसिकली इट इज अ ड्राई विंड। बताओ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कैसी विंड है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि इस बेल्ट में ना, इस जगह में क्या है? लैंड एरिया ज्यादा है और वाटर बॉडीज बाद में है। तो इसलिए यहाँ से चलने वाली हवा का ये क्या है? नेचर क्या है? द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, सो इट इज नॉट एबल टू ब्रिंग रेनफॉल। लेकिन इंडिया के क्लाइमेट में मॉनसून में बहुत रेनफॉल होता है और उसका दूसरा वजह हो जाता है। वो क्या वजह है? कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस करने के बाद, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद मॉनसून बन जाती है, ठीक है ना? और वही मॉनसून विंड इंडिया में रेनफॉल लाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर सीजन में जो इंडियन लैंड है या एशिया के भी जितने लैंड एरियाज हैं वो क्या होते हैं? समर सीजन में लैंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो तेजी से गर्म होता है। तो गर्म होने से वहां पे क्या तैयार हो जाता है? विंड का लो प्रेशर तैयार हो जाता है। तो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए सी विंड चला करती है जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से ओरिजिनेट करती है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना सदर्न हेमिस्फीयर का, यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर पार करने के बाद ऐसे टर्न हो जाता है। तुमको अभी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के मैप में हम दिखाते हैं तो वो किस तरह से वो बुक ये विंड का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये समझ गए ना कॉरियोलिस फोर्स तुम लोग? इसमें सबसे पहले बेल्ट का नाम याद रखना, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। इसी से हम कंसर्न हैं हमारे क्लाइमेट में, मॉनसून क्लाइमेट में, ठीक है ना?
Are you seeing this page? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ ठीक है। अब देखो यहीं से कॉरियोलिस फोर्स पढ़ाए हैं तुमको, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है कि an apparent force caused by the earth rotation, the Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is known as the Farrell's law. This is also known as Farrell's law. और क्यों फेरेल्स लॉ कहा जाता है? क्योंकि वो फेरेल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही डिस्कवर किया इस बात को। अभी जो हम बता रहे थे तुमको, ये देखो यहाँ पे जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो बहुत कम मॉइस्चर है उस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के पास। क्यों? क्योंकि वो लैंड से सी की तरफ ब्लो कर रहा है। इट ब्लोज ओवर लैंड, है ना, देयरफॉर दे ब्रिंग वेरी लिटिल और नो रेन। तो ऐसी हालत में तो इंडिया को ड्राई होना चाहिए था, लेकिन इंडिया ड्राई लैंड नहीं है, इंडिया में काफी बारिश होती है। तो क्यों होती है अब उसको यहाँ से देखेंगे। द प्रेशर एंड Ma'am, because high tropical. हाँ, बिकॉज द लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग समर सीजन, है ना। लैंड क्या होती है, बहुत तेजी से गर्म हो जाती है समर सीजन में। और इंडिया का बेनिफिट क्या है कि इंडिया के 3 तरफ से वाटर बॉडीज हैं। तो Ma'am, evaporation fast हो जाता है। क्या, फिर से बोलो। Ma'am, evaporation. इवेपोरेशन तो रेनफॉल का एक प्रोसेस है ना। और यहाँ पे हम विंड की बात कर रहे हैं कि मॉनसून जो विंड है वो क्या है, सीजनल विंड है, वो सी से लैंड की तरफ आने वाली Yes, विंड। ma'am. Land heat हो जाता है तो मैम वो हाँ, लैंड हीटेड होगा तो उसके ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा, और उसी तो समय लो प्रेशर होगा तो मैम हाई प्रेशर। उसी समय सी पे हाई प्रेशर रहता है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होगा, फ्रॉम सी टू लैंड। और सी टू लैंड जो विंड आती है इसीलिए इंडिया में तो बहुत, रेनफॉल अकर होगा। हाँ, लैंड और वाटर का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। लैंड जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है, और वाटर बॉडीज उससे कई गुना ज्यादा समय लेते हैं गर्म होने में और ठंडा होने में। इसलिए लैंड पे जब लो प्रेशर होता है तो सराउंडिंग वाटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इसलिए मॉनसून विंड चला करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, यही आज मेन बात थी आज के क्लास की। तो तुमको ना हम ये मैप दिखा देते हैं एक बार, इसको इंडिया का मैप में देख लो। हाँ, ये वाला देखो, ये बहुत क्लियर नहीं है तो तुम अपने बुक में देखो। तो अभी ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है क्लियर। तुम्हारे पास किताब है सामने, ये वाला मैप निकाल के देखो। ये लाइन क्या है, इक्वेटर है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, यहाँ लिखा हुआ है इक्वेटर। ठीक है, ये यहाँ से चल रही है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यहाँ से चलना शुरू हुआ क्या, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और इक्वेटर पार करने के साथ ऐसे टर्न हो गया। देख रहे हो ना, इक्वेटर पार करने के साथ ही ऐसे टर्न हो गया। तो ये टर्निंग विंड जो है इसी को मॉनसून कहते हैं। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। मतलब साउथ वेस्ट से होते हुए ये नॉर्थ की तरफ ऐसे इंडिया की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसको मॉनसून का अपना नाम क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है ना। ये मैप क्यों नहीं क्लियर है देखो तो, तुम अपने किताब में देखो, तुम लोग पेज नंबर 29। आर यू सीइंग दिस, पेज 29? तो पेज 29 में तुम देखोगे तो ये रीजन किसका है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है। इक्वेटर के साउथ में कौन सा ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट मानसून बन जाती है। और यही है एडवांसिंग मानसून इंडिया का, और इसी से रेनफॉल आती है। और रेनफॉल का टाइम क्या है बताओ, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो आज के लिए इतना।